Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EWB. Now EWB means what? EWB means English वाला भूपेंद्र। तो आप लोगों को ये आइडिया लग चुका होगा कि इस चैनल पे मैं आपको एडवांस इंग्लिश बताता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम करती है। आप ऐसा एस्पेक्ट मत करना कि यहाँ पे मैं आपको जैसे नाउन की डिफिनेशन बताऊं, उसके 5 प्रकार, ऐसी कोई चीज नहीं। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश से ऐसा ये है कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता हूँ। ये नहीं कि मैं राम आम खाता है जैसे सेंटेंस को देख के वहां पे आपको एरर खोजवाऊं, नहीं। एक ऐसा सेंटेंस जो आपके लेवल पे होता है और जिसको देख के हॉरेंडस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो हॉरेंडस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल राम आम खाता है वैसे सेंटेंस की तरह होते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसको जानना जरूरी है। देखो, हमारे अंदर हमको पढ़ाने वाले लोगों ने कैसे हमको ट्रेनिंग दिया है उस बात को सोचो। मैं जो आपको अभी एकदम शुरू करने वाला हूं, अगर मैं अभी आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाता हूं, ये नहीं कि मैं राम आम खाता है जैसे सेंटेंस को देख के वहां पे आपको एरर खोजवाऊं, नहीं। एक ऐसा सेंटेंस जो आपके लेवल पे होता है और जिसको देख के हॉरेंडस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो हॉरेंडस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल राम आम खाता है वैसे सेंटेंस की तरह होते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसको जानना जरूरी है। देखो, हमारे अंदर हमको पढ़ाने वाले लोगों ने कैसे हमको ट्रेनिंग दिया है उस बात को सोचो। मैं जो आपको अभी एकदम शुरू करने वाला हूं, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, मैं कुछ वर्ड लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दूं मैन, मैं लिख दूं इज, मैं लिख दूं यहाँ पे आई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई एम, कोई भी वर्ड और जो तुम सोच सकते हो, जैसे पुलिस है, ये पुलिस, ठीक है, पेट्रोल, कुछ भी, बुक, सारी चीजें ये मैं लिख दूं। और मैं अगर आज आपसे यहाँ पे खड़ा होके एक ग्रेजुएट की तरह आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैन एक वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हो? इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हो? इन सब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हो? तो आप एक बात बताओ, बताते ही तो हो कि ये वर्ब है, सॉरी ये नाउन, आप बोलते हो ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये फिर एक वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ऐसे बोलते हो ना यार। जब ग्रेजुएट लेवल पे हो और ये एक बच्चे की तरह ऐसी चीजों को बताते हो, तो वहां पे थोड़ा सा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? यू कैन थिंक एंड अंडरस्टैंड दैट। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इन चीजों को हटा के, कि चलो तुमने इनको एज ए पार्ट ऑफ स्पीच बताया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन जानते हो? पार्ट ऑफ स्पीच का आप डिफिनेशन जानते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पता है आपको? आपको पढ़ाने वाले टीचर ने पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन तो पढ़ाया होगा ना भाई। पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या कहती है? देखो, अगर तुम हिंदू फैमिली से हो तो तुमको गायत्री मंत्र रटा हुआ होगा, लेकिन क्या तुम उस गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हो? मीनिंग उसका पता है तुमको? वो तो सिर्फ रटा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच के डिफिनेशन की बात करूं तो डिफिनेशन कहता है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश on the basis on the basis of on the basis of their functions are divided into 8 categories.
मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और आप सबको पता है पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। मैंने इस पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन को क्यों लिखा, इसका एक लॉजिक। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। इंग्लिश ऑफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, यार भाई इंग्लिश को नहीं, नो नो नो, इंग्लिश के सारे शब्दों को। अब इंग्लिश में कितने वर्ड हैं, आप अगर ग्रेजुएट लेवल पे हो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कम से कम 20 लाख वर्ड हैं, 20 लाख 20 लाख वर्ड हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश के उन सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है, फंक्शन के आधार पे। तो फंक्शन को समझो ना, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है वर्ड को सेंटेंस में यूज करना ही फंक्शन होता है। जैसे चलो यूज किया जाए, ये मैन है, इसको हम अभी तो आप इसको नाउन बोले थे, लेकिन इसको यूज किया जाए सेंटेंस में, तो सेंटेंस में जब ये यूज होगा तब इसका फंक्शन पता चलेगा कि ये किस फंक्शन पे कार्य कर रहा है। इस बात को समझो। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं द या 3 पुलिसमैन कर दो, 3 पुलिस मैन द एरिया, ठीक। इज को यूज करते हैं, इज आ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अब हम आई को लेते हैं, आई इज आ लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक, अल्फाबेट। हम आइम को लेते हैं, आइम इज आ वर्ड इन द ग्रामर। पुलिस को लेते हैं, यू शुड पुलिस, यू शुड पुलिस योर इमोशंस वेल। देखो लो, और आपको पता है ना ग्रेजुएट लेवल पे हो, ये फुल स्टॉप ही बताता है कि हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है। यानी ये सारे सेंटेंस लिखे हैं। अब जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो वहां कभी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल गया हो जो मीनिंगफुल ना हो, जो मीनिंगलेस हो, कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है यार। इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग एग्जाम देते हो, वहां पे देखो अब इन सब का मीनिंग है एक। जैसे सेंटेंस हमें बताया जाता है, सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हाँ, अब ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब, अब आगे देख लो ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन, ये नाउन। यहाँ पे देख लो ये आई आपको प्रोनाउन लग रहा था, यहाँ पे नाउन। आई एम आपको वर्ब लग रहा था, नाउन। ठीक है, पुलिस आपको नाउन लग रहा था, यहाँ पे वर्ब। समझ में आया? ये होता है फंक्शन, ये होता है फंक्शन। इंग्लिश के सारे शब्दों को फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड फंक्शन बता रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस हम इनके पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैन का मतलब क्या है, इस बात को सोचो। अभी आप मैन का मीनिंग नहीं जानते हो, तो यार जैसे पैसेज आप लोग पढ़ते हो, मैं पैसेज को भी सॉल्व करना बताऊंगा। इसकी एक लॉजिक है, यहाँ पे समझो।
इस मैन का क्या मीनिंग है वो आपको पता है, आपके अंदर में है, लेकिन यहाँ पे निकल नहीं रहा, उसको मैं निकलवा रहा हूँ। यार आपको इंग्लिश आती है, आप हनुमान हो, उड़ना जानते हो, आपको याद दिलाने की जरूरत है, वो मैं करूंगा वो काम। देखो यहाँ पे मैन का क्या मतलब है, अब इसको निकालना है, इसका मीनिंग कैसे। ये पुलिस का मतलब जानते हो, एरिया का मतलब जानते हो। अब इस बात को सोचो कि अगर पुलिस है एरिया में क्या कर सकती है, इतना सिर्फ सोचना है तुमको। तो तुम सोचोगे कि पुलिस है एरिया में कभी डांस करेगी क्या। पुलिस, उसका फंक्शन याद करो कि पुलिस है एरिया की निगरानी के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। तो निगरानी की मीनिंग क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है ना भाई। तो मैन का यहाँ पे मीनिंग है प्रोटेक्ट। अगर यहाँ पे मैन हटाओ, लिख दो थ्री पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया, तो अब तो समझ में आ रहा है ना। तो मैन का मतलब प्रोटेक्ट है। अब ये अगर आपको खोजना है कि यार कैसे हो सकता है, तो आपके पास ऑक्सफर्ड ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी, उस डिक्शनरी में जाओ, मैन का वर्ड निकालो, वहां पे सारा चीज दिया हुआ है। देखो यहाँ पे थ्री पुलिस मैन द एरिया, थ्री पुलिस प्रोटेक्ट द एरिया, यहाँ पे मैन का मतलब प्रोटेक्ट। इज, यहाँ पे आपको वर्ब नजर आई, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच इसका दिखाया कि हम इसको नाउन भी बना सकते हैं। जो प्रोनाउन नजर आया, और जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आई के साथ हमेशा आई एम लगता है, तो यहाँ पे आई के साथ आई एम लगा लो थोड़ा, फिर मीनिंगफुल निकलेगा ये सेंटेंस, कि मीनिंगलेस हो जाएगा। आई एम अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, ये तो भयंकर हॉरेंडस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, आई एम को, आई एम आपको एक वर्ब नजर आ रही थी, नाउन बन गया। पुलिस, यहाँ पे पुलिस देख लो। अब यहाँ पे पुलिस का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तुमको, तो मीनिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ के वर्ड, इन सारे वर्ड को लेके इसका मीनिंग खींच लेंगे। कैसे, यू शुड, यू शुड, योर इमोशन विल, योर इमोशन विल, इमोशन को तुमको क्या करना चाहिए, इस बात को तुम सोचो ना। अब तुम अगर सोचोगे कि भाई इमोशन है, उन्हें क्या करना चाहिए, इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल ही तो करते हो इमोशन। तो यहाँ पे पुलिस का मतलब कंट्रोल, यू शुड कंट्रोल, यहाँ पे पुलिस का मतलब क्या, कंट्रोल। ठीक, अब अगर यहाँ पे कंट्रोल लगा लो तो मीनिंग बढ़िया समझ में आ रहा है, यू शुड कंट्रोल योर इमोशन वेल, या यू शुड पुलिस योर इमोशन वेल। तो जो वर्ड का मीनिंग आपको ना पता हो, तो यार एक वर्ड का नहीं पता, जैसे इसका लॉजिक देता हूं, इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक। अगर मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स देता हूं, जैसे मैं आपको दूध दे दूं, उसी में चावल दे दूं, कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दूं और चीनी दे दूं, ठीक है। अगर इन चारों को आप मिलाओगे, दूध, ड्राई फ्रूट्स, चावल, चीनी, तो क्या बनेगा, सोचा कभी तुमने, तो बोलोगे सर खीर बनेगी। अब इनमें से मैं ड्राई फ्रूट्स हटा दूं, सबको मिलाओगे, क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, कि तब भी खीर बनेगा। ये मैं लॉजिक इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं ना, मचा देते हैं धूम, कि वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वर्ड का मीनिंग नहीं पता। पैसेज सॉल्व करते हो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो, तो क्लोज टेस्ट में भाई एक दो का मीनिंग नहीं आता होगा, लेकिन और सेंटेंस में लगे हुए वर्ड का मीनिंग आपको पता होता है। तो हमें जो जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, अगर उसका मीनिंग चाहिए, तो सेंटेंस में और वर्ड की सहायता से उसका मीनिंग निकाला जा सकता है, क्योंकि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। जो आपके माइंड में उस सेंटेंस का मीनिंग होगा, उस मीनिंग के अनुसार उस जगह पे उस वर्ड का मीनिंग होगा। इस बात को समझो, अगर ग्रेजुएट लेवल पे समझ सकते हो तो आज तक आपको कभी कोई ये चीजें करके नहीं दिखाया जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। तो हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है एडवांस लेवल पे इंग्लिश पढ़ने के लिए, बेसिक्स लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल पे। तो ये इंग्लिश आपको सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल ही नहीं करेगी, अभी तो बहुत कुछ है। देखना, मैं रीडिंग, जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, वो कितनी आसानी से बताता हूं कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग समझ में आने लगेगी। पढ़ने की तो अलग बात है, समझ में आने लगेगी। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी ग्रामर ऑफ वर्ड्स। क्या होगी, ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ग्रामर ऑफ वर्ड्स। इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, ये ग्रामर ऑफ वर्ड्स क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस मिलता है, उनमें वर्ड मिलते हैं। कोई भी आप कुछ भी करोगे वर्ड ही मिलेगा।
तो सबसे पहले ग्रामर ऑफ वर्ड, वर्ड का हम ग्रामर जानेंगे, क्योंकि आपको पता है ना ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनका दो काम होता है, इनकी एक मीनिंग होती है और इनका एक ग्रामर होता है। ठीक, मीनिंग हम तब देखते हैं जब हम पैसेज में होते हैं कि वहां पे हमें मीनिंग चेक करना है कैसे। ग्रामर हम तब देखेंगे जब जैसे इनको हम इरर में देखेंगे, कॉमन इरर पढ़े हुए होंगे, जहां पे इरर शब्द जुड़ जाता है वहां पे सिर्फ वर्ड का ग्रामर देखा जाता है और आपको ग्रामर पता नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा। कल हमारी क्लास ग्रामर की होगी। तो आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाया। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।